Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 Independence and the Partition of India। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक लंबे टाइम स्ट्रगल करने के बाद हमें आज़ादी तो मिली, पर उस आज़ादी की हम खुशी मना पाते, उसका जश्न हम मना पाते, उसके पहले हमें एक दुख मिल गया। वो दुख था कि हमारी कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, एक तो रहा इंडिया जिसमें आज हम रहते हैं और एक बन गया पाकिस्तान। ठीक हुई बात। और ये जो पाकिस्तान था ये दो भागों में था। एक पाकिस्तान इधर था जिसे हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, जो हमारे ईस्ट में था, और एक पाकिस्तान था वेस्ट में। तो एक कंट्री भारत जिसे हम इंडिया कहते हैं उसके दो भाग हो गए, एक कंट्री बनी पाकिस्तान और दूसरी रह गई इंडिया। पर बेटा पाकिस्तान भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। ये वाला जो पार्ट है इसे हम पाकिस्तान कहते थे और ये वाला जो पार्ट है इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो आज का बांग्लादेश है। क्या है बेटा? बांग्लादेश। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये पार्टीशन क्यों हुआ, कौन लोग थे जो इंडिया को डिवाइड करना चाहते थे। चल, तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे द डिमांड फॉर पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर हम देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे होता है, इंटीरियम गवर्नमेंट कब बनती है, कैसे बनती है, फिर कैसे मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन ले लेती है, फिर मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है इंटीरियम गवर्नमेंट को, फिर क्लीमेंट एटली जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनका क्या अनाउंसमेंट होता है, फिर माउंट बेटन के प्लान को हम पढ़ेंगे। ये लास्ट वाइसरॉय रहेंगे इंडिया के, कौन? माउंट बेटन। तो माउंट बेटन का प्लान पढ़ेंगे। फिर हम फाइनली देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को, फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब दो कंट्री बन चुकी थी, एक कंट्री से, एक थी इंडिया दूसरी थी पाकिस्तान। फिर वो फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे जिनकी वजह से ब्रिटेन को क्विट करना पड़ा इंडिया से। अच्छा बेटा एक बात ध्यान से सुनना, ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये एक बात पे बहुत प्राउड फील करते थे, इनको बहुत प्राइड था कि भाई इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी लाने वाले तो हम हैं। नहीं तो पहले तो इंडिया डिवाइडेड था, कहीं राजपूत रूलर हुआ करते थे, तो कहीं मराठा, तो कहीं मुग़ल, और ये लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहते थे। इंडिया में तो पॉलिटिकल यूनिटी थी ही नहीं भाई। पॉलिटिकल यूनिटी अगर इंडिया में कोई लाया है तो हम ब्रिटिशर्स ही लाए हैं। आई बात समझ में? इतना गर्व करते थे। पर ये जो पॉलिटिकल यूनिटी लेके आए थे ना, इसको तोड़ने का काम भी इन्होंने ही किया। अनफॉर्चुनेटली दे अनडेड दिस यूनिटी, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उस यूनिटी को ख़त्म भी कर दिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर रूल। उनके रूल का जैसे जैसे एंड होने पर आया, उन्होंने हमें इतना बांट दिया, इतना तोड़ दिया कि हमारा साथ रहना फिर मुश्किल हो गया। तो शुरुआत की 4 लाइनों में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते थे इस बात पे कि भाई इंडिया को पॉलिटिकल यूनाइटेड हमने किया, अदरवाइज़ तो ये फ्रेगमेंटेड था, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। पर एट द एंड तुमने यूनाइट किया, पर बाद में उसे डिसयूनाइटेड करके चले गए, है ना। अनडेड किया तुमने उस यूनिटी को, हमें इतना बांट दिया कि बाद में हमारी कंट्री से 3 कंट्री बन गई, एक इंडिया, दूसरी पाकिस्तान और तीसरी बांग्लादेश। ये गलत था। चलो, कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया किसने? अंग्रेज़ों ने। कब? 1942 में। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल फील्ड थी वो फ्री रह गई, किसके लिए? सिर्फ जिन्ना के लिए। आई बात समझ में? अंग्रेज़ों ने क्या किया, जितने भी प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स थे उन सबको डाल दिया कैद में, जेल में। कब? 1942 में। और अब पॉलिटिकल फील्ड पूरी तरीके से फ्री थी, किसके लिए? जिन्ना के लिए। हु वॉज नाउ वेरी पॉपुलर इन द रूलिंग क्लास। और जिन्ना एक इतना प्रोमिनेंट फिगर बन चुके थे इस टाइम में कि रूलिंग क्लास के बीच में उनकी बहुत ज़्यादा चलती थी, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती थी रूलिंग क्लास उनको। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे द डिमांड फॉर पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया। कैसे पाकिस्तान की बात हुई कि भैया इंडिया से एक कंट्री बनना चाहिए जिसका नाम हो पाकिस्तान, कैसे इंडिया के पार्टीशन की बात हुई। तो सर मोहम्मद इकबाल कहाँ पर? इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, उस सेशन में, इलाहाबाद सेशन में बोलते हैं कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक स्पेशल, एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है और ऐसा होना ही चाहिए। सर मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद सेशन, या इलाहाबाद सेशन किसका हो रहा था? मुस्लिम लीग का हो रहा था। कब हो रहा था? 1930 में हो रहा था। उस टाइम में वो ये बात करते हैं कि भाई मुस्लिम स्टेट के लिए
हमें कुछ करना चाहिए, हमें एक ऐसे एरिया की ज़रूरत है जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही रहते हों। सच अ स्टेट वुड एम्ब्रेस ऑल दोज प्रोविंसेस। एक मिनट। और बेटा ये जो मुस्लिम स्टेट होगा ये उन सभी स्टेट्स को, उन सभी प्रोविंसेस को वेलकम करेगा जहाँ पर भी मुस्लिम फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही बात? ये एक ऐसे एरिया को डेवलप करने की, एक ऐसे एरिया को बनाने की बात कर रहे थे जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, जहाँ पर मुस्लिम फेथ बहुत स्ट्रांग होगा। आई बात समझ में? तो प्रयागराज में जो सेशन हो रहा था मुस्लिम लीग का, उसमें सर मोहम्मद इकबाल बात करते हैं कि भाई हमें एक मुस्लिम स्टेट की ज़रूरत है, और ये स्टेट किससे मिलके बनेगा? ये उन सारी स्टेट से मिलके बनेगा जहाँ पर मुस्लिम फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? और बेटा इनको सपोर्ट करने के लिए एक व्यक्ति और आ गए जो थे रहमत अली, है ना। अ ग्रुप ऑफ यंग मैन एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में एक ग्रुप था जिसमें सारे युवा नेता ही थे, सारे यंग मैन ही थे, और उनको लीड कौन कर रहे थे? रहमत अली। इन सब में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिशियन भरा हुआ था, जितने भी यंग मैन थे सब में। तो इनको लीड कर रहे थे रहमत अली। उन्होंने इस प्लान को सिस्टमेटिकली प्रोपेगेट किया। ये जो स्कीम थी ना सेपरेट मुस्लिम स्टेट की, उसको और ज़्यादा प्रोपेगेट किया किसने बेटा? रहमत अली ने। क्लियर है? मतलब मोहम्मद इकबाल को एक नए सपोर्टर और मिल गए रहमत अली के फॉर्म में। रहमत अली के पास एक बड़ा सा ग्रुप था जो भी सेपरेट मुस्लिम स्टेट की बात करता था। 1933 में इन्होंने 4 पेज का एक लीफलेट बनाया और उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। पर बेटा इन लोगों ने एक बात और कन्फेस की कि भाई हमारा जो स्कीम है ऑफ पाकिस्तान है वो इकबाल से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है। अब रहमत अली जो कैम्ब्रिज के अदर यंग मैन के साथ में इस प्लान को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे, उन्होंने ये बात बहुत क्लियर कर दी कि भाई इकबाल जिस पाकिस्तान स्टेट की बात करते हैं, जिस मुस्लिम स्टेट की बात करते हैं, हमारा सपना उससे अलग है। दे कन्फेस दैट देयर स्कीम ऑफ पाकिस्तान वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इकबाल। अब सर इकबाल क्या चाहते थे बेटा? सर इकबाल चाहते थे कि मर्जर हो जाए सारे प्रोविंसेस का एक सिंगल स्टेट में, और इंडियन फेडरेशन में ही ये रहे, विद इन इंडियन फेडरेशन। सर इकबाल का प्लान सुनो। ये चाहते थे कि जितने भी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे बहुल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मुस्लिम है, ज़्यादा नंबर में मुस्लिम है, ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नंबर में जहाँ मुस्लिम है, जहाँ पर मुस्लिम फेथ स्ट्रॉन्ग है, वो सारे स्टेट्स का मर्जर कर दो विद इन अ फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन फेडरेशन का ही पार्ट रहे पर वो सारे स्टेट एक हो जाएँ। ही वॉज नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सर इकबाल इंडिया के पार्टीशन के रिगार्ड में नहीं सोचते थे। समझ में आई बात? सर इकबाल का प्लान बिल्कुल साफ था कि जहाँ 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 मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं उन सारे स्टेट्स को इकट्ठा करो, एक कर दो, और वो रहेंगे इंडियन टेरिटरी के अंदर ही, मतलब इंडियन फेडरेशन के अंदर ही। पर जो कैम्ब्रिज बॉयज़ थे उनका सोचना अलग था। वो चाहते थे कि सेपरेट फेडरेशन बने ऑफ देयर ओन। हम इंडियन फेडरेशन के साथ नहीं रहेंगे, हमारा सेपरेट फेडरेशन बने। ऐसा किसका कहना था बेटा? रहमत अली का। और आज ये जो नाम आप पाकिस्तान सुनते हो, ये पाकिस्तान किसकी ही देन है? रहमत अली। मतलब जो नाम पाकिस्तान है उसको पहली बार सोचा किसने ही था? रहमत अली ने। रहमत अली ने तो इवन नाम भी सोच रहा था कि भाई ये जो स्टेट बनेगा, जिसके खुद के रूल्स रेगुलेशन होंगे, जो सेपरेट फेडरेशन होगा, उसका नाम हम पाकिस्तान रहेंगे। अब बेटा कहाँ से ये शब्द पाकिस्तान रहमत अली के दिमाग में आया? कैसे पाकिस्तान नाम उन्होंने सोचा? तो ये सोचा नहीं था बेटा, ये बनाया उन्होंने। किससे बनाया? इनिशियल लेटर्स से। देखो रहमत अली चाहते थे कि जहाँ पर मुस्लिम फेथ ज़्यादा है या मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन सबको मिला के हमको एक फेडरेशन बनाना है। तो ऐसे जो एरियाज़ थे उसमें था पंजाब, अफ़गान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो इन सब के इनिशियल से बना था क्या? पाकिस्तान। इनिशियल लेटर से बना था क्या? पाकिस्तान। P फॉर पंजाब, A फॉर अफ़गानिस्तान, K फॉर कश्मीर एंड सिंध। और ये जो स्थान है, ये स्थान कहाँ से आया? बलूचिस्तान से आया। आई बात समझ में? कैसे बना हमारा पाकिस्तान? चलो फिर NWFP का मतलब क्या होता है बेटा? तो NWFP स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। पाकिस्तान नाम कहाँ से आया? इनिशियल लेटर से आया। किस किस के इनिशियल लेटर? पंजाब, अफ़गान, कश्मीर एंड सिंध एंड बलूचिस्तान। बेटा अब
हम जाएंगे कहाँ पर, लाहौर। ठीक है, लाहौर सेशन को पढ़ेंगे। तो लाहौर का सेशन हो रहा था, कब हो रहा था, 1940 में हो रहा था। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग होती है वो एक रेजोल्यूशन पास कर देती है। ठीक है, लाहौर सेशन 1940 में मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन पास कर देती है, जहाँ पर मुस्लिम लीग ये कहती है कि वो सारे एरियाज़ जहाँ पर मुस्लिम न्यूमेरिकली मेजॉरिटी में है, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन सारे स्टेट्स को हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे। फिर से ध्यान से सुनो, लाहौर सेशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। किस ईयर में हो रहा है, तो 1940 में हो रहा है। यहाँ पर मुस्लिम लीग क्या करी, यहाँ पर मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास करी कि भैया वो सारे एरियाज़ जहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है उन सबको ग्रुप करो और एक क्या बना दो, एक इंडिपेंडेंट स्टेट। अब हम पढ़ेंगे भाई जिन्ना की 2 स्टेट थ्योरी। किसकी, जिन्ना की 2 स्टेट थ्योरी। जिन्ना अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, लाहौर सेशन में जिन्ना जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए आते हैं तो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इस्लाम और हिंदुइज़्म वर नॉट रिलीजियन इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म। वो ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट टर्म्स की बात करें तो ये दोनों ही धर्म तो नहीं है, रिलीजन तो नहीं है, जबकि कि ये 2 नेशनलिटीज़ हैं। फिर से सुनो, किसी मूर्खता भरी बात है। जिन्ना अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, जिन्ना लाहौर सेशन को जब एड्रेस करते हैं एज प्रेसिडेंट, तो उनके एड्रेस को क्या कहा जाता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस। उसमें वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इस्लाम की बात करो या हिंदुज़म की बात करो, ये दोनों ही स्ट्रिक्ट टर्म में रिलीजन थोड़ी है, धर्म नहीं है। इंस्टेड इसकी बजाय ये क्या है, 2 डिस्टिंक्ट नेशनलिटीज़ हैं। क्या हैं, 2 अलग अलग नेशनलिटीज़ हैं। जिन्ना का कहना ये था कि अगर हम हिंदू की बात करें या मुस्लिम की बात करें तो इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन को ड्राइव किया है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से। इनकी डिफरेंट एपिक्स हैं, डिफरेंट हीरोज़ हैं, डिफरेंट एपिसोड्स हैं। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, क्या कह रहे हैं जिन्ना यहाँ पर, जिन्ना ये बोल रहे हैं कि भैया हिंदू और मुसलमान इन दोनों का इतिहास अलग अलग है, सोर्सेज अलग हैं, अलग अलग हीरोज़ हैं इनके, अलग अलग इनकी एपिक्स हैं। बेटा अब जिन्ना क्या कह रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। जिन्ना कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम ये धर्म नहीं है, ये 2 अलग अलग नेशनलिटी हैं और इन्होंने अपनी इंस्पिरेशन को अलग अलग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से लिया हुआ है। हिंदूज़ की हिस्ट्री अलग है, मुस्लिम्स की हिस्ट्री अलग है, इनकी एपिक्स अलग अलग हैं, इनकी जो महागाथाएँ हैं वो अलग अलग हैं, पुराण अलग अलग हैं, है ना। दूसरा, इनके हीरो अलग अलग हैं, इनके एपिसोड्स अलग अलग हैं। तो जब सब कुछ अलग है तो इन्हें एक कंट्री में क्यों रहना है, और अगर आप इनको एक कंट्री में रखोगे, इफ़ यू योक 2 सच नेशंस टुगेदर, अगर आप एक साथ में इन दोनों को रखोगे तो ये प्रोजेक्ट तो शुरू से ही असफलता की ओर जाएगा। इसकी सफल होने की तो कोई गारंटी है ही नहीं। इफ़ यू योक 2 सच नेशंस टुगेदर द प्रोजेक्ट इज़ डूम्ड टू फेलियर फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही इस बात की 100% गारंटी है कि ये अनसक्सेसफुल ही होगा, क्योंकि कोई कॉमन बॉन्ड देखने को ही नहीं मिल रहा है। हीरो अलग, एपिक्स अलग, सोर्स ऑफ हिस्ट्री अलग, तो कैसे ही कोई साथ रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अब बेटा जिन्ना ये जो भी बातें कर रहे थे, मुस्लिम लीग जिन भी बातों को रख रही थी, उससे ना ही तो गांधी इत्तेफाक रखते थे, गांधी को सही लगती थी वो बात, ना ही तो अबुल कलाम आज़ाद को सही लगती थी, ना ही खान अब्दुल गफ़र खान को ये बातें सही लगती थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर थे जो लीग की थीसिस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। गांधी ने रिमार्क किया, हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आर नॉट 2 नेशंस। गांधी जी ने जिन्ना को क्रॉस करते हुए कहा, जिन्ना की बातों को गलत साबित करते हुए कहा कि भाई हिंदू और मुस्लिम जो इंडिया में रह रहे हैं वो 2 नेशंस तो नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये तो ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितने टाइम से साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं, तो भाई हम कौन होते हैं इन्हें डिवाइड करने वाले। गांधी जी का कहना ये था, दोज whom गॉड हैज़ मेड, जिन्हें भगवान ने बनाया एक है, हम कौन होते हैं इन्हें डिवाइड करने वाले। पर गांधी जी की ये बात कौन ही सुनने वाला था, कोई नहीं था। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की।
अब हम देखेंगे कि भाई कैबिनेट मिशन इंडिया क्यों या रीजंस व्हाई द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया। बेटा वर्ल्ड वॉर टू जब ख़त्म होने आया, जापान ने सरेंडर कर दिया था कब? अगस्त 1945 में। द वर्ल्ड वॉर टू कम टू एन एंड विद द सरेंडर ऑफ जापान। जापान ने जब सरेंडर, बेटा वर्ल्ड वॉर टू कैसे ख़त्म होता है? वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होता है किसके सरेंडर से? जापान के सरेंडर से। वर्ल्ड वॉर टू कम टू एन एंड विद द सरेंडर ऑफ जापान। जापान ने जैसे ही सरेंडर किया, जब नागासाकी हिरोशिमा पे 2 बॉम्ब गिरा चुका था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब जापान के राजा हिरोहितो को समझ में आना बंद हो गया, सुजुकी कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं रहे, उस टाइम में जापान ने किया सरेंडर। कब? अगस्त 1945 को। शॉर्टली बिफोर दिस, इसके थोड़े ही पहले, लेबर गवर्नमेंट जिनको प्रिसाइड कर रहे थे, जिनके प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर एटली, एज प्राइम मिनिस्टर केम टू पावर इन ब्रिटेन। देखो जापान सरेंडर कर रहा है वो एक अलग केस है। इसके थोड़े टाइम पहले ही लेबर पार्टी की सरकार बनी थी जिसके प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लेमेंट एटली। मिस्टर एटली ने क्लियरली कह दिया था कि उनकी जो सिंपैथी है वो इंडियंस के साथ है, वो इंडिया को आज़ाद ज़रूर कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे। अब जो पहला रीज़न था वो ये रीज़न था, द ट्रायल ऑफ INA ऑफिसर्स। आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, इनके जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर केस चल रहा था, और इनके ऊपर जब केस चल रहा था, जिस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जा रहा था, उस तरीके से इंडियंस बहुत परेशान थे। इंडियंस का कहना था कि भाई इन्होंने कोई गलती तो नहीं की, ये अपनी कंट्री को आज़ादी कराना चाहते थे। भले ही ये हुआ कि इन्होंने जापान को सपोर्ट किया, दे हैव सपोर्टेड जर्मनी, पर इनका जो एम था वो तो गलत नहीं था। ये तो अंग्रेज़ों को इंडिया से भगाना चाहते थे, पर ब्रिटिशर्स तो इनके खिलाफ़ इस तरीके से काम कर रही थी कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग डेवलप हो जाती है लोगों के मन में। The prosecution of Azad Hind Fauj or INA's officer created a strong anti-British feeling in India. There was a crisis situation, यहाँ पर crisis situation आई, which called for speedy resolution. Second reason था कैबिनेट मिशन के इंडिया आने का, वो ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए भी, दोनों के लिए ही इलेक्शन होने थे। जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आते हैं इंडिया के, द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब इलेक्शंस होंगे, सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए भी होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए भी होंगे, और जितना जल्दी होगा उतने जल्दी ही ये इलेक्शंस होंगे। फरवरी 1946 में इलेक्शंस ख़त्म हो गए, इलेक्शन स्टार्ट हुए और इलेक्शन ख़त्म भी कब हो गए? 1946 फरवरी 1946 में इलेक्शन ख़त्म हुए। कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 8 में विजय प्राप्त की, जीत गए। टोटल 11 प्रोविंसेस के लिए इलेक्शंस हो रहे थे, जिसमें से 8 में कौन जीत गई? कांग्रेस। अब बेटा ध्यान से सुनना, 11 में से 8 में जीती है कांग्रेस, है ना? तो ये तो मुस्लिम लीग के लिए था एक बहुत बड़ा झटका। मुस्लिम लीग की जो सरकार थी वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ बन पाई बेटा? बंगाल में और सिंध में। पंजाब में भी कोलेशन गवर्नमेंट बनी थी किज़्र हयात खान के अंदर में, ठीक है। 8, 9, 10, 11 3 जगह सरकार बनाई किसने? मुस्लिम लीग ने। एक बंगाल में, एक सिंध में, और एक तीसरी जगह बनाई पंजाब में, जो कि कोलेशन गवर्नमेंट थी। किसने बनाई? किज़्र हयात खान ने। अब मुस्लिम लीग ज़ोर ज़ोर से डिमांड करने लगी, ग्रेट एंथुजियाज़म से, ग्रेट एनर्जी से, कि भाई पार्टीशन तो होना ही चाहिए, बिना पार्टीशन के हम मुस्लिम का कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में। देखा 8 सीट पे कांग्रेस जीत गई। हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता रहेगा, हम तो नॉन मुस्लिम स्टेट्स में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है वहाँ कभी जीत ही नहीं पाएंगे। ऐसा सब सोच सोच के मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है कि भैया वी वांट पाकिस्तान, वी वांट पाकिस्तान। अब बेटा हम थर्ड रीज़न को पढ़ेंगे। थर्ड रीज़न, जो पर्पस था कैबिनेट मिशन का, वो क्या था? इन सारे सर्कमस्टेंसेस में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भैया वो एक मिशन को इंडिया भेजती है, और ये कैबिनेट मिशन अब इंडिया पहुंचेगा। कौन कौन होंगे इसमें? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर, ये 3 लोग होंगे, ये दिल्ली आएंगे। कब आएंगे? 24 मार्च 1946 को। तो फाइनली ये इंडिया आ गए। कौन कौन आए इंडिया में? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर एलेक्जेंडर। कब आए ये इंडिया? 24 मार्च 1946 को। अब भाई ये मिशन क्यों आया था इंडिया? तो इस मिशन का एक ही काम था, इनका एक ही पर्पज़ था कि सेटलमेंट करवा दिया जाए किस किस के बीच में, लीग और कांग्रेस के बीच में, जिससे स्पीडी ट्रांसफ़र हो पाए पावर का ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स। ठीक है, क्लीमेंट एटली की जो सरकार थी ये शुरू से ही इस पक्ष में थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो जब ये पावर में आते हैं तो ये शुरू से सोच रहे होते हैं कि यार जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए कि हम इंडिया को पावर ट्रांसफ़र कर दें। पर उस टाइम इंडिया में माहौल इतना ख़राब चल रहा था, मुस्लिम लीग अपनी बात कर रही है, इंडियन मतलब कांग्रेस अपनी बात कर रही है। तो ये जो कैबिनेट मिशन इंडिया आया, ये समझौता कराने आया था इन दोनों के बीच में कि भाई आप चुपचाप अपनी बात आसानी से निपटा लो तो हम तुम्हें पावर दे दें, हम तुम्हारे भारत को आज़ाद कर दें। नाउ रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब बेटा जो कैबिनेट मिशन था, उस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप अंग्रेज़ों को इस हद तक ही इसे ब्लेम कर सकते हो कि इन्होंने हमारे बीच में दूरियां पैदा की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा भड़का दिया कि अब हम खुद ही साथ नहीं रहना चाहते। बाकी के ये बात तो थी कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी पाकिस्तान के लिए और इस डिमांड को फुल्ली रिजेक्ट किया कैबिनेट मिशन ने। बहुत सारे रीज़न थे कैबिनेट मिशन के इसके पीछे। पहला रीज़न ये था कि एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है ये कम्युनल प्रॉब्लम का। अगर बाद में और कोई 2 कम्युनिटी आपस में लड़ने लग गई, जैसे पंजाबी, सिंधी, जैन, बुद्ध, तो फिर क्या होगा? क्या कंट्री के टुकड़े होते रहेंगे बार बार? तो कम्युनल प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन नहीं है, इस वजह से ये पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। द कमीशन शो नो जस्टिफिकेशन फॉर इंक्लूडिंग विद इन द पाकिस्तान दोज एरिया ऑफ पंजाब, बंगाल, असम वेयर प्रीडोमिनेंटली नॉन मुस्लिम। अब कैबिनेट मिशन में जो लोग थे उनका ये मानना था कि भाई वो एरिया पंजाब का, वो एरिया बंगाल का और असम का जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ पर है, उसको हम कैसे पाकिस्तान में मिला दें? उसमें तो देखो हमारा कोई एक स्टेट इतना छोटा नहीं होता है बेटा। हमारे एक हरियाणा एक कंट्री के बराबर है। बेल्जियम का एरिया देख लो, हरियाणा का एरिया देख लो, एक बराबर होंगे। यूपी की पॉपुलेशन रशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन यही बात कह रहा है कि भाई कैसे तुम पूरे यूपी को, या सॉरी, कैसे तुम पूरे पंजाब को, कैसे तुम पूरे बंगाल को, या कैसे तुम पूरे असम को अपने एरिया में मिलाने की बात कर रहे हो? असम के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, सेम पंजाब के भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो हम कैसे मिला दें भाई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कमीशन ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं देखा इस बात का कि हम पाकिस्तान में उन एरियाज़ को मिला दें पंजाब, बंगाल और असम के जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो प्रीडोमिनेंटली नॉन मुस्लिम है। कैसे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Secondly, 2 halves of the proposed Pakistan state, West Punjab and East Bengal, would be separated by some 700 miles. अब दूसरा कैबिनेट मिशन ये बात बोल रहा था कि तुम जो 2 एरिया की बात कर रहे हो कि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक है वेस्ट पंजाब, दूसरा ईस्ट बंगाल। भैया ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब में 700 माइल्स की दूरी है, तो तुम इसको कैसे देखोगे? ये भी तो ठीक करना तुम्हारे काम है, कैसे मैनेज कर पाओगे? यहाँ पर है पंजाब और यहाँ पर है बंगाल, है ना? तो वो यही बोल रहे हैं कि इनके बीच में 700 माइल्स की दूरी है, कोई कम दूरी नहीं है। अगर हमने तुम्हें चलो डिवाइड कर भी दिया, पाकिस्तान बनवा भी दिया, तो क्या ये आसानी से मैनेज हो पाएगा? यहाँ पर क्या किसी तरीके से सरकार काम कर पाएगी? और चलो हम तो कर दें, हमें क्या है, हम तो वैसे भी पावर तुमको दे के जाने ही वाले हैं। पर तुम भैया ईस्ट जो बंगाल है ईस्ट में और जो वेस्ट में पंजाब है ना, इंडिया के वेस्ट में पंजाब है, इंडिया के ईस्ट में बंगाल है, जो
आज का बांग्लादेश वाला जो रीज़न है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन के लोग यही बोल रहे हैं कि ये रहा इंडिया, इंडिया के वेस्ट में है तुम्हारा पंजाब, इंडिया के ईस्ट में है तुम्हारा बंगाल। मुझे बात बताओ, इस 700 मील की जो दूरी है इसको तुम तय किसकी मर्ज़ी के बिना नहीं कर पाओगे, इंडिया की मर्ज़ी के बिना नहीं कर पाओगे। इंडिया की इच्छा हुई तो तुम्हें जाने आने देगा, नहीं हुई तो नहीं जाने आने देगा। या तो फिर तुम हर बार इतनी दूरी तय करके कि भैया पूरा अरेबियन सी क्रॉस करोगे, फिर इंडियन ओशन में आओगे और फिर बे ऑफ बंगाल में जाओगे और फिर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान पहुँचोगे। ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। जिसको बेटा ये समझ में नहीं आया ना वो ध्यान से देखे। जैसे ये रहा, यहाँ पर पाकिस्तान है तो वो पूरा पहले अरेबियन सी में आए, फिर इंडियन ओशन में जाए, फिर बे ऑफ बंगाल में जाए और फिर यहाँ बांग्लादेश पहुँचे। तो क्या तुम इस तरीके से कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से? क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेट कर पाना तो वो तो इंडिया की गुडविल पे डिपेंड करेगा। इंडिया करने दे तो ठीक है, नहीं करने दे तो ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये था। पहला रीज़न क्या था कि भाई पाकिस्तान में हम उन एरियाज़ को कैसे मिला दें, पंजाब, बंगाल और असम के, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है ही नहीं। दूसरा, ये जो दो हाफ हैं, पंजाब का वेस्ट पंजाब और बंगाल का ईस्ट बंगाल, है ना, यहाँ 700 मील की दूरी है, तुम लोग कम्युनिकेट कैसे करोगे? तीसरा कि भैया ज़रा ध्यान से सुनो, पोस्टल टेलीग्राम सिस्टम ये पूरे इंडिया के लिए बना हुआ है। किसके लिए बना हुआ है? पूरे इंडिया के लिए बना हुआ है। और बेटा इनको अलग अलग कर देना, है ना। किसको अलग कर देना? टेलीग्राफ सिस्टम को बांट देना, पोस्टल सर्विसेज को बांट देना। ये जो डिसइंटीग्रेशन होगा ये तो ग्रेवली इंजर करेगा दोनों ही पार्ट को। ठीक है, अब टेलीग्राफ की लाइन ये जा रही है, यहाँ से काट दिया तो ना तो यहाँ से यहाँ कोई बात हो पाएगी, ना यहाँ से यहाँ कोई बात हो पाएगी, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो ये समझा रहे हैं बैठ के, मुस्लिम लीग को और कांग्रेस दोनों को ही समझा रहे हैं कि भैया सेपरेट पाकिस्तान बना दें हमने, पर हमने यहाँ पर पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सिस्टम ये पूरे इंडिया के लिए एज अ होल डेवलप किया है। अगर इसे तोड़ा जाएगा, इसे डिसइंटीग्रेट किया जाएगा तो दोनों ही पार्ट को नुकसान होगा। फाइनली पार्टीशन वुड मेक प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मोर कॉम्प्लेक्स। फिर कैबिनेट मिशन के लोगों ने चौथा फाइनली लास्ट जो तर्क दिया वो तर्क यही था कि भाई अगर पार्टीशन होगा तो प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, ये पाकिस्तान के साथ जाएंगे, इंडिया के साथ जाएंगे, सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए ध्यानपूर्वक सोचो विचारो, पाकिस्तान मत बनाओ। क्या पांचों रीज़न क्लियर है आपको? पहले रीज़न में क्या बोला कि हम नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया को कैसे पाकिस्तान में जाने दें। दूसरा बोला कि ये इतनी लंबी जो दूरी है वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल में, इसको कैसे तुम तय करोगे। तीसरा, टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम को कैसे डिवाइड करोगे। और पांचवा, प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा कैबिनेट मिशन प्लान को। तो भाई कोई एग्रीमेंट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो नहीं पाया, तो कैबिनेट ने अपने खुद के प्लान को प्रपोज़ किया। एक फेडरल यूनियन बनाने की बात की। कैबिनेट मिशन ने कहा कि एक फेडरल यूनियन बनेगी इंक्लूडिंग बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के पार्ट भी होंगे, प्रिंसली स्टेट भी होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, उसके जुरिडिक्शन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक होगा डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स और तीसरा कम्युनिकेशन। फेडरल यूनियन बनेगी, फेडरल यूनियन में प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे, ब्रिटिश इंडिया भी होगा, है ना। और 3 चीज़ें होंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनके ऊपर काम करेगी। एक होगा डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स और तीसरा कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स इट वुड हैव द पावर टू रेज फाइनेंसेस रिक्वायर्ड फॉर दिस सब्जेक्ट। ऑफ डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए जितना पैसा, जितना फाइनेंस इनको चाहिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रेज करेगी। सब्जेक्ट जो हमने प्रोविंसेस को दिए या प्रिंसली स्टेट्स को दिए वो कौन से थे? ऑल सब्जेक्ट अदर देन सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट कितने थे? 3, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। इन 3 को अगर छोड़ दो तो बाकी सारी चीज़ें प्रोविंसेस को दे दी गई, है ना। वुड बी कंट्रोल ऑफ द प्रोविंसेस। थस प्रपोजल एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ये जो प्रपोजल था, कैबिनेट मिशन का जो प्लान था, वो इस बात को कम्प्लीटली अग्री करता था कि भैया प्रोविंसेस को, स्टेट्स को उनके हिस्से की ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें भी अपने सब्जेक्ट्स पे काम करने की पूरी आज़ादी थी, वो अपने हिसाब से खुद डिसीज़न ले सकते थे।
द प्रिंसली स्टेट वुड रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स एंड पावर अदर देन दोज हैंडेड ओवर टू यूनियन। यूनियन को जो 3 सब्जेक्ट दिए हैं, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट के पास पूरी आज़ादी है कि वो इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर खुद काम करेगी, खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। तीसरी बात जो कही कैबिनेट मिशन प्लान ने, वो ये कही द प्रोविंसेस वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रोविंसेस वुड बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप वुड बी लाइक रीजनल यूनियन। देखो, प्रोविंसेस बिल्कुल फ्री है कि वो अपना ग्रुप खुद बना लें, और हर ग्रुप को क्या कहा जाएगा, रीजनल ग्रुप। हम वो सारे स्टेट्स को पढ़ेंगे जो ग्रुप ए में थे, ठीक है। तो ग्रुप ए में क्या क्या था, मद्रास, उस टाइम का मद्रास बोले तो पूरा साउथ इंडिया, बॉम्बे बोले तो महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसमें मध्य प्रदेश आता है आज का, उसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा जिसे आज का उड़ीसा कहा जाता है, ये सब किस में आए, ग्रुप ए में। अब ग्रुप ए बहुत बड़ा है, मद्रास भी है उसमें, बॉम्बे भी है उसमें, बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात है, मद्रास के अंदर पूरा साउथ इंडिया है, यूपी है, बिहार है, सेंट्रल प्रोविंस है जो कि आज का मध्य प्रदेश है, उसके अलावा उड़ीसा है। ये सब काय में आए बेटा, ग्रुप ए में, ठीक है। दूसरा अब हम ग्रुप बी को पढ़ेंगे। बेटा ग्रुप बी में क्या क्या आया, ग्रुप बी में आया पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जिन्हें प्रेजेंट डे का हम बलूचिस्तान रीजन कहते हैं, जो कि आज पाकिस्तान में है, और सिंध। क्या क्या आया, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और सिंध, ये आगे ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में क्या आया, असम और बंगाल। फिर से ध्यान से सुनो, प्रोविंस को डिवाइड किया गया था 3 ग्रुप में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए बहुत बड़ा था और हर ग्रुप के पास आज़ादी थी, बिल्कुल फ्री था वो कि वो अपना रीजनल यूनियन बना ले। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, याद रहेगा। चलो, अब हमें ज़रूरत थी किसकी बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो रन नहीं कर सकते थे। तो अब हमें क्या बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई दूसरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी कि हम हमारी कंट्री के लिए क्या बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड फ्रेम द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पूरी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें 385 मेंबर थे। इनिशियली कितने मेंबर थे, 385, 385। द प्रोविंस वर टू इलेक्ट 292 मेंबर। प्रोविंसेस को इलेक्ट करने थे 292 मेंबर। 292 कहाँ से आए, प्रोविंसेस से आए। 93 सीट्स किसको दी गई, प्रिंसली स्टेट्स को। फिर से ध्यान से सुनो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली मतलब टोटल कितने मेंबर थे, 385। स्टेट से कितने आए थे, 292। 93 कहाँ से आए थे, प्रिंसली स्टेट से आए थे। मेंबर ऑफ द प्रोविंस वुड बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली। प्रोविंस से जो मेंबर्स आए थे, मतलब स्टेट से जो मेंबर आए थे 292, उन्हें चुना था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज ने। दे वुड फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। उसमें 210 हिंदू थे, 78 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। फिर से ध्यान से सुनो, 385 टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी। उसमें 292 मेंबर आए थे प्रोविंसेस से, बोले तो स्टेट से, और प्रिंसली स्टेट से आए थे 93 मेंबर्स। अब ये जो 292 कहाँ से आए थे, प्रोविंसेस से आए थे जिन्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने चुन के भेजा था। उनमें 210 हिंदू थे, 78 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। 78 मुस्लिम, 4 सिख एंड 210 हिंदूज। बेटा एक छोटा सा प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्प्लिट कर दिया 3 ग्रुप्स में, 3 सेक्शंस में। Member of all 3 groups would frame provincial constitution for the provinces included in each group. अब फिर से ध्यान से सुनना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसमें 385 मेंबर थे, 385 मेंबर थे, 385, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। मेंबर्स ऑफ ऑल 3 ग्रुप्स, ये तीनों ग्रुप के जो मेंबर थे वो फ्रेम करेंगे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोविंसेस इंक्लूडेड इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप को जो प्रोविंस मिला है उसके लिए वो क्या बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। अभी हमने पढ़ा था। बाद में मैंने बेटा इन्हें ये भी डिसाइड करना था कि क्या रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस के लिए होना चाहिए, पर फाइनली हुआ ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बाद में मिली
और उन्होंने जॉइंटली फ्रेम किया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये जो 3 ग्रुप में डिवाइड किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया, कहा कि तीनों प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, तीनों ग्रुप्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, ये बात बाद में डिस्कार्ड कर दी गई। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वापस से मिली और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जॉइंटली बनाएंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, सब मिलके एक साथ ही बैठेंगे और एक साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Thus कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड अ फेडरल यूनियन विथ 3 tiers। फिर कहा गया कि इंडियन यूनियन या इंडिया में जो फेडरल यूनियन होगा वो 3 tiers में काम करेगा, प्रोविंसेस, रीजनल ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस एंड यूनियन सेंटर। देखो, एक तो हो गए वो प्रोविंसेस, फिर उन प्रोविंसेस से मिलके बने रीजनल ग्रुप्स और फिर रीजनल ग्रुप से मिलके बना था यूनियन सेंटर। तो ये 3 tiers में काम करेगा। जो कैबिनेट मिशन था उसने प्रपोज किया फेडरल यूनियन को 3 tiers में। पहला प्रोविंस, प्रोविंस से मिलके बने रीजनल ग्रुप्स, अभी हमने ए, बी और सी पढ़े थे ना, और फिर इन तीनों से मिलके बना हमारा यूनियन सेंटर या हमारी कंट्री। इंटीरियम गवर्नमेंट, जो कैबिनेट मिशन था उसने बात की कि हमें इंटीरियम गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए सेंटर के लिए, टाइम बीइंग, जब तक हम इलेक्शन नहीं करा लेते, है ना, तब तक हमें एक इंटीरियम गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए। जो वाइसरॉय था उसने रिकन्स्टिट्यूट किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जिसमें इस तरीके से प्रोविज़न किया गया कि सारी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हों। तो इंटीरियम गवर्नमेंट बनी और इंटीरियम गवर्नमेंट इस तरीके से बनाई जिसमें कि सारी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया गया। इंडिया वुड डिसाइड वेदर शी वुड रिमेन विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और अब इंडिया को डिसाइड करना था कि क्या वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा। इंडिया वुड डिसाइड वेदर शी वुड रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और ये बात कम्प्लीटली इंडिया के ऊपर ही छोड़ी गई थी कि वो तय करेगा कि वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, जिसे हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, उसके साथ रहना चाहेगा, उसके भीतर रहना चाहेगा कि नहीं। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.